हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हिमांशु चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम अपने इस चैनल पर एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा के जो समाजशास्त्र विषय के इंटरव्यू प्रारंभ होने वाले हैं 11 तारीख से, उसको लेकर के कक्षा चला रहे हैं। और इसका एक लेक्चर जो प्रीवियस वीडियो यदि आप देखेंगे तो वो प्रीवियस वीडियो में समाजशास्त्र विषय के लिए आपको किस प्रकार से अपने इंटरव्यू के लिए सामान्य तैयारी करना है उसको लेकर के हम एक वीडियो बना चुके हैं। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके ठीक पहले का वीडियो है प्रीवियस वीडियो, उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से प्रारंभ करना है। बेसिक चीजें उसमें इंटरव्यू की मैंने बता दी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जितने भी प्रश्न वहां पे पूछे जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, उसमें 80% जो प्रश्न रहेंगे वो समाजशास्त्र विषय को लेकर के ही रहेंगे। बाकी 20% में सब कुछ रहने वाला है। अब बात यह आती है कि समाजशास्त्र के विषय से संबंधित जो प्रश्न है वो आप किस तरीके से टैकल करेंगे, बोर्ड की क्या अपेक्षा रहेगी। सबसे पहले तो बात करें बोर्ड की क्या अपेक्षा रहेगी। तो देखिए, आप जो इंटरव्यू देने गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का आप थोड़ा सा योग्यता देख लें तो आप एमए सोशियोलॉजी से पास आउट हैं, उसके बाद आपने सेट या नेट की परीक्षा पास करी है, और उसके बाद आपने क्या किया है, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम निकाला है। इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि समाजशास्त्र विषय में आपको गंभीर ज्ञान होना चाहिए, और बोर्ड मेंबर्स की आपसे यही अपेक्षा रहेगी क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा रहा है। ध्यान रखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर राज्य सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाला पद हो जाता है क्लास 2 लेवल में, यानी कि डिप्टी कलेक्टर से भी उसकी ज़्यादा सैलरी होती है। इसलिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब आपको किसी विषय का सहायक प्राध्यापक बनाया जाता है तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि उस विषय से संबंधित आपको गंभीर ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जब भी आप समाजशास्त्र के प्रश्नों का जवाब देंगे वहां बोर्ड में, तो आप सतही रूप से जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि समाजशास्त्र में और सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में थोड़ा सा ही अंतर होता है। लेकिन आपको समाजशास्त्र से ज्ञान का पूरा प्रयोग करना पड़ेगा। आपकी भाषा कहीं ना कहीं समाजशास्त्री यदि रहती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा नंबर ले लेंगे। इसलिए आपको समाजशास्त्र का जो नॉलेज है वो अच्छा, गंभीर और डीप नॉलेज रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब समाजशास्त्र से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वैसे तो देखा जाए आपका जो एपी का सिलेबस है उससे बाहर पूछने में नहीं आएगा, लेकिन समाजशास्त्र से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, भले चाहे वो आपके एपी के सिलेबस में है या नहीं है, इट डजंट मैटर। आपसे समाजशास्त्र से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब वहां पर देना है, यदि आपसे बनना है तो देना है। इसलिए वैसे आपको समाजशास्त्र में जो तैयारी करना है वो, वैसे तो देखा जाए तो आपका जो ईपी का सिलेबस है आपको उसके हिसाब से ही तैयारी करना है, हालांकि उसमें सब कुछ कवर है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने एमए में भी सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, आपने नेट सेट की भी तैयारी कर रखी है, तो आपको समाजशास्त्र के विषय में इतना ज्ञान होगा ही सही। तो यहाँ एक तो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे फैक्चुअल, ठीक है, कुछ भी फैक्चुअल, जैसे शुरुआत हम फैक्चुअल पार्ट से ही कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछने में आते हैं, कुछ प्रमुख भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, ठीक है। ये जैसे कि मेरा भी जब पीएससी का इंटरव्यू था तो मुझसे भी पूछा गया था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सोशलॉजी था, नेट क्वालिफाइड था मैं। तो प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री का नाम तो आप बता सकते हैं कि एमएन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, डीपी मुखर्जी हो जाते हैं, ठीक, इरावती कर्वे, ये रजनी कोठारी। तो भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये फैक्चुअल प्रश्न। अब देखिए, भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम पूछे गए हैं तो हो सकता है आपसे किसी अमेरिकन समाजशास्त्री का नाम पूछ लें, या
आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इमाइल दुर्खीम किस देश के थे। तो ये फैक्चुअल प्रश्न है। फैक्चुअल प्रश्न रैंडमली कुछ भी पूछने में आ सकता है। वर्तमान में जीवित कुछ प्रमुख भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको ये भी प्रश्न मुझसे पूछा गया था, तो जीवित समाजशास्त्रियों के नाम यानी अभी जो हैं, तो अभी जो कि क्या है, हमारी जो स्टडी है उसमें हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन लोग हैं। तो कुछ लोगों के नाम आप बता सकते हैं, जैसे आपने जिनकी बुक्स पढ़ रखी हैं उनके नाम आप बता सकते हैं, उन समाजशास्त्रियों के नाम बता सकते हैं। या इसके अलावा दीपांकर गुप्ता जाने माने समाजशास्त्री हैं, ठीक है ना। योगेश अटल जाने माने समाजशास्त्री हैं। आंद्रे बिताई भी अभी जीवित हैं, 93 ईयर्स के ऊपर के चले गए हैं वो। तो कुछ जीवित समाजशास्त्रियों के नाम आपको याद रख लेना है। भारतीय समाजशास्त्रियों ने कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं दी हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारतीय समाजशास्त्र का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलिए। तो प्रमुख अवधारणाएं आप बता सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा समाजशास्त्री के हिसाब से बताना पड़ेगी कि पूछा गया है कि भारतीय समाजशास्त्री ने कौन कौन से प्रमुख अवधारणाएं दी, तो आप बताएं कि सर भारतीय समाजशास्त्रियों में श्री एम.एन. श्रीनिवास ने बहुत प्रमुख अवधारणाएं दी हैं, जैसे संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है, प्रभु जाति की अवधारणा दी है। इसके अलावा जो योगेंद्र सिंह हैं, इन्होंने आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है, ठीक है। रजनी कोठारी ने जाति और राजनीति के संबंध में अवधारणा दी है। तो ये आपके प्रश्न का जवाब रहेगा, ठीक है। फैक्चुअल में सीधा सीधा जवाब आता है। भारतीय समाजशास्त्री ने कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं, तो कुछ पुस्तकें आप बता सकते हैं, ठीक है। आपको नाम कि भाई ये समाजशास्त्री, जैसे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया योगेंद्र सिंह की बुक है, या इंडियन विलेजेस हो गया, इंडिया चेंजिंग विलेजेस हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं भारतीय समाजशास्त्रियों की, आप 5-6 पुस्तकें याद कर लीजिए और 5-6 पुस्तकें याद करके आप वहाँ पर बता सकते हैं पुस्तक का नाम और समाजशास्त्री का नाम कि ये इनकी पुस्तक है। ऐसा ही देखिए, आपसे पुस्तक तो कुछ भी पूछने में आ सकती है। आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि मार्क्स की कुछ एक किताबों का नाम बता दीजिए, या दुर्खीम की किसी पुस्तक का नाम बता दीजिए, या मैक्स वेबर की किसी किताब का नाम बता दीजिए। तो जो बहुत फेमस पुस्तकें हैं उनके नाम, जैसे कि आपने अपने जब तैयारी की होगी एपी की, तब भी आपने याद किया होगा। भारतीय समाजशास्त्री द्वारा प्रदत्त किसी एक अवधारणा के बारे में बताइए। कई बार ऐसा बोल देते हैं कि भाई आपको भारतीय समाजशास्त्री ने जितनी भी अवधारणाएं दी उसमें कोई भी अवधारणा यदि आपको सही लगती है या आप अच्छे से समझा सकते हैं तो उसे समझा दीजिए। तो आप कोई भी अवधारणा उठा सकते हैं, आप संस्कृतिकरण की अवधारणा उठा सकते हैं, पश्चिमीकरण की। तो देखिए, ये जो फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न एंडलेस होते हैं। फैक्चुअल प्रश्न में दो ही आपके सामने ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, आपको यदि आता है तो आप बताएंगे, दूसरा नहीं आता है आप सॉरी बोल दीजिए। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न समझ सोशियोलॉजी में बहुत फैक्ट है, बहुत सारे। हो सकता है वो किसी की परिभाषा पूछ लें आपसे, ठीक है। आपसे कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, फैक्ट में हमेशा ही ऐसा होता है, इसलिए फैक्ट का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो फैक्ट आप ध्यान रखिए, कुछ परिभाषा से बन सकता है, किसी पुस्तक से बन सकता है, ठीक, समाजशास्त्र की अवधारणा से बन सकता है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं फैक्ट वाली। अब कुछ हम अवधारणाओं की चर्चा करते हैं कि यदि आपसे किसी अवधारणा के बारे में पूछा जाता है तब आपको जो जवाब देना है, आपका जवाब जैसा मैंने आपको बताया सुपरफिशियल लेवल या सतही लेवल का नहीं होगा। वास्तविकता में आपका जवाब वही होगा जो वो अवधारणा है, यानी आप बेहतर तरीके से समझा सकें। आपको किसी की रटी हुई परिभाषा नहीं बतानी है, ठीक है। यदि आप रटी हुई परिभाषा बता देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेंगे कि नहीं भाई आप अपने हिसाब से समझाइए हमको, ठीक है। तो आप जब समझाएं, आपको अवधारणा उसके पहले खुद यानी कि आप किसी को अवधारणा तब समझा सकते हैं जब आपको वो अवधारणा खुद क्लियर हो, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य है,
तो जितनी भी समाजशास्त्री अवधारणाएं हैं आप स्वयं क्लियर करें कि उसका जवाब आपको 3 से 4 लाइन में क्या देना है। बहुत लंबा जवाब तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अवधारणा यदि आपसे पूछने में आ रही है तो उसका जवाब मेरे ख्याल से आपको देने में शायद आधा मिनट का समय लगेगा, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ होता भी नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाता है सपोज कि भैया आपने संस्कृतिकरण का नाम सुन रखा है क्या समाजशास्त्र में? आपने बोला जी सर मैंने सुन रखा है। तो कुछ बताइए संस्कृतिकरण के बारे में आप, ठीक। अब आपने बताना प्रारंभ किया कि सर संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। और श्रीनिवास ने मैसूर के गांव का अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये बताया था कि निम्न जातियों के कुछ लोग उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करते हैं, जैसे उनके जैसे वस्त्र पहनते हैं, उनके जैसा खान पान, और जैसा कि उच्च जातियों के लोगों के धार्मिक कर्मकांड होते हैं वो वैसा फॉलो करते हैं। और कुछ समय उपरांत स्वयं को, कुछ पीढ़ियों के उपरांत स्वयं को उसी उच्च जाति में वो घोषित कर देते हैं। तो ये जाति गतिशीलता का एक उदाहरण है जिसे श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के नाम से बताया है। ये इस रूप में आपको समझाना पड़ेगा, आप उसको तोड़ मरोड़ करके, ठीक है, और या किसी और तरीके से, जिस तरीके से श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया है उससे अलग हट करके यदि आप बताना चाहेंगे, या जो आपने समाजशास्त्र की बुक में पढ़ रखा है उससे अलग हट करके आप बताना चाहेंगे तो वो बड़ी सामान्य सी अवधारणा हो जाएगी। इसलिए जब आप अवधारणा समझाएं तो इस तरीके से समझाएं जैसा कि आप क्लास में जब दूसरों को पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। या आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पश्चिमीकरण के बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर पश्चिमीकरण, जैसा कि नाम से तात्पर्य है कि पश्चिमीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है पश्चिम का अनुकरण, यानी पश्चिमी देश हैं जैसे यूरोप, अमेरिका, ये पश्चिमी देशों की श्रेणी में आते हैं और इनके मूल्य प्रतिमान, इनकी संस्कृति का जब हम अनुकरण करते हैं तो उसे पश्चिमीकरण करते हैं, कहते हैं। और ये भी अवधारणा किसने दी है? ये एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है पश्चिमीकरण की। और जैसे कि हम पश्चिमी देशों का देखा देखी, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हम उनके कपड़े, उनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम उनकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब पश्चिमीकरण के उदाहरण हैं और मूल रूप से ये नकल है। ये इतना आप बोल सकते हैं किसको लेकर के? पश्चिमीकरण को लेकर के। ऐसे ही बहुत सारी अवधारणाएं हैं। देखिए, तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि आपको आखिर जवाब किस प्रकार से देना है। तो जब आपसे कोई अवधारणा पूछी जाएगी तो आपका जो जवाब रहेगा वो टू द पॉइंट रहेगा। ये सामने जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इसे समाजशास्त्र का गंभीर ज्ञान है, तभी आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। और यदि उनको ये लगा कि नहीं, इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, ये तो केवल थोड़ा बहुत पढ़ करके आ गया है, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ करके आएगा, इसे अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको जो नंबर मिलेंगे अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। या आपसे पूछा गया है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं मिलते जुलते प्रश्न, कि संस्कृतिकरण और संस्कृति ग्रहण में क्या अंतर है भाई बताइए, ठीक है। या आपने बोला, आपसे पूछा गया संस्कृतिकरण, आपने संस्कृतिकरण बता दिया और सही बता दिया, उन्होंने काउंटर कर दिया वहां से कि नहीं नहीं, आप तो जो बता रहे हैं वो तो संस्कृति ग्रहण है। तो आपने बोला नहीं सर, ये संस्कृति ग्रहण नहीं है और संस्कृति ग्रहण की अवधारणा अलग है। तो नो डाउट वो आपसे पूछेंगे कि चलिए अच्छा बताइए संस्कृति ग्रहण की अवधारणा क्या है, ठीक है। क्योंकि संस्कृतिकरण ये जो है, करण और ग्रहण बस यही अंतर है, लेकिन अवधारणाएं बहुत अलग हैं। तो आप बताएंगे कि सर संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो भारतीय अवधारणा है और भारत के संदर्भ में जाति व्यवस्था के ऊपर लागू होती है, जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करते हैं और कुछ समय उपरांत स्वयं को उच्च जाति में घोषित कर देते हैं। जबकि संस्कृति ग्रहण
या इसका पूरा नाम है पर संस्कृति ग्रहण। ये एक वैश्विक अवधारणा है जिसमें हम किसी भी दूसरी संस्कृति के जो मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, उनका जो व्यवहार है, भाषा शैली, खान पान, उसका हम अनुकरण करने लगते हैं और अपनी संस्कृति में से सम्मिलित कर लेते हैं। ये पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। पर संस्कृति ग्रहण की जो अवधारणा है या संस्कृति ग्रहण की अवधारणा है, ये एक ज़्यादा विस्तृत अवधारणा है जो पूरे विश्व में कहीं भी देखी जाती है। ये आपका जवाब रहेगा। ठीक है, ये भी अपने आप में लंबा सा जवाब है, आपको बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है। आप जरूर कर सकते हैं कि आपने एक संस्कृतिकरण का उदाहरण दे दिया और एक प्रसंस्कृतिकरण का भी उदाहरण दे दिया, लेकिन आप जब समझाएंगे तब ये पता चलना चाहिए बोर्ड मेंबर्स को कि ये जो कैंडिडेट है इससे समाजशास्त्र की जानकारी बेहतर है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, 3 गुने लोग आते हैं और 3 गुनों में जो टॉप के बेहतर कैंडिडेट होंगे वो ले लिए जाएंगे, इसलिए गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। आधुनिकीकरण क्या है, इसमें और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है? जैसे आपने बोला पश्चिमीकरण के बारे में, तो उन्होंने बोला कि भाई पश्चिम का जब हम अनुकरण करते हैं तो उसी को तो ही मॉडर्नाइजेशन बोल देते हैं। आज हमने जीन्स टी शर्ट पहन लिया तो हम मॉडर्न हो गए। आपसे बोल देंगे वो कि आप भी तो सूट पहन करके आ गए, तो आप क्या है, मॉडर्न है कि मतलब ये जो आपने सूट पहन लिया है ये मॉडर्नाइजेशन है कि वेस्टर्नाइजेशन है? वही मॉडर्नाइजेशन क्या है फिर, यदि ये वेस्टर्नाइजेशन है तो? ठीक, आधुनिकीकरण के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है। ठीक, तो आप उनको बता दीजिए कि सर पश्चिमीकरण केवल और केवल पश्चिम की नकल होती है और ये तर्कसंगत कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे फैशन में हम पश्चिम में जो वस्त्र पहने जा रहे हैं हम उसी का ही अनुकरण कर रहे हैं, ये पश्चिमीकरण है। लेकिन जो आधुनिकीकरण होता है, आधुनिकीकरण पूरी तरीके से क्या होता है, तर्कसंगत होता है, पूरी तरह से तर्कसंगत होता है और इसमें हम कुछ नवीन विचारों को ग्रहण करते हैं और ऐसे नवीन विचार जो कहीं ना कहीं हमें विकास के मार्ग पर ले जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो आधुनिकीकरण कहलाता है। इसमें कहीं से कहीं तक नकल नहीं है। यदि हम भारतीय समाज से पर्दा प्रथा समाप्त कर देते हैं या भारतीय समाज से हम बाल विवाह प्रथा समाप्त करते हैं तो ये आधुनिकीकरण की निशानी है। ठीक है, तो आधुनिकीकरण, या आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि जाति और जनजाति से आप क्या समझते हैं? इसमें कई बार जिनकी समाजशास्त्र में थोड़ी सी कम जानकारी है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जाति और जनजाति क्या ये एक ही है, आपसे पूछने में आएगा। वास्तविकता क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। यदि आपसे पूछा गया कि भाई जाति और जनजाति क्या एक है, इसमें भी तो जाति लगा हुआ है, क्या अंतर है दोनों में? तो आपका जवाब होगा कि सर जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक उदाहरण है भारतीय समाज में, जिसमें समाज का जो विभाजन है उच्चता और निम्नता के स्तर पर किया जाता है जाति व्यवस्था में। इसमें उच्च जाति के लोग, मध्यम जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, बहुत सारी जातियां हैं भारतीय समाज में, और उच्चता और निम्नता के आधार पर जो विभाजन है भारतीय समाज का वो जाति व्यवस्था कहलाती है, सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत आता है। आधुनिक समाज में जाति मिलती है, जबकि जनजाति व्यक्तियों का एक समूह है जिसे हम समुदाय में सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनजाति अपने आप में समुदाय का उदाहरण है, जो एक जनजाति के लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था स्वयं पे आत्मनिर्भर होती है, जो आधुनिक समाज से उतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। ये जनजाति हैं जो समूह हैं और वास्तविकता में समुदाय का उदाहरण है, इसलिए जाति और जनजाति में बहुत अंतर है। इस तरीके से आपको जवाब देना है बोर्ड के सामने। आप बहुत सधा हुआ जवाब देंगे। यदि आपने तोड़ मोड़ने का प्रयास किया
तो पहली बात तो ये आपका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, आप ठीक तरीके से दोनों में अंतर या किसी भी अवधारणा को बेहतर तरीके से नहीं समझा पाएंगे। कई बार कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो आपको कहीं ऐसा सच मिल नहीं पाएंगे। यूं ही पूछ लिए जाते हैं कि आपका समाजशास्त्री ज्ञान, क्या आपसे पूछ लिया है कि भाई समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है, किन चीजों का अध्ययन करता है। तो आप बताइए कि सर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मानव समाज का अध्ययन करता है और वैज्ञानिक विधि से मानव समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ठीक, समाजशास्त्र एक विषय है जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करता है किसका? समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का। कई बार पूछते हैं समाज क्या है, मूर्त है या अमूर्त है। देखिए ये प्रश्न जब भी आता है ना, ये एक उलझाने वाला प्रश्न होता है, ये प्रश्न उलझाने वाला होता है। ज्यादातर हमारा जो जवाब होता है वो क्या होता है? समाज अमूर्त है, नो डाउट है। लेकिन कुछ समाजशास्त्री कैसे हैं, वो समाज को मूर्त बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बच निकलने का प्रयास करना है और अब आप समाजशास्त्रियों का सहारा ले लेंगे। आपसे पूछा गया कि समाज मूर्त है या अमूर्त, तो आपका जवाब होगा कि सर समाजशास्त्र में अधिकांश समाजशास्त्री यानी 90% जो समाजशास्त्री हैं, 90 का 95% जो समाजशास्त्री हैं, वो समाज को अमूर्त मान करके ही चलते हैं। जैसा कि मैकावर पेज बोलते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, लेकिन कुछ समाजशास्त्री समाज को मूर्त रूप में भी परिभाषित करते हैं। जैसे जॉनसन, एच.एम. जॉनसन अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और उन्होंने बोला है कि समाज सामाजिक समूहों से मिलकर के बना है। या अर्नोल्ड ग्रीन है, या वर्तमान जो समाजशास्त्री अमेरिकी समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस, इन्होंने भी समाज को मूर्त मान करके चले हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो समाज वैसे अमूर्त है, लेकिन कुछ समाजशास्त्री उसे मूर्त मान करके चलते हैं। ये आपका जवाब होगा जिसमें आप समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं का सहारा ले लेंगे। अब विवाह के बारे में बहुत पूछने में आता है, विवाह, परिवार, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत पूछने में आते हैं। इसलिए आप विवाह, परिवार का, डिवोर्स, इसके टॉपिक आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, जैसे ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये एमपीपीएससी में भी बहुत पूछते हैं और समाजशास्त्र का कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे ये वाले प्रश्न, क्योंकि अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह है, ये विवाह के बारे में लगभग सभी को जानकारी होती है। ठीक है, तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ आप जब जवाब देंगे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से तो आपको ध्यान रखना है आप वर्ण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जाति शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, तो आप बोलेंगे सर अनुलोम विवाह प्राचीन काल में जब वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, तो जब उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की के मध्य विवाह होता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त था। जबकि यदि विवाह उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण के लड़के के मध्य होगा तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था। यहाँ आपको वर्ण शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि वो वर्ण के बीच में ही था। ठीक है, वो जाति के बीच में नहीं था क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था थी ही नहीं। अब यदि ये बोला जाए, वो आपसे काउंटर प्रश्न करेंगे, करते भी हैं, कि यदि आज का अनुलोम विवाह उच्च जाति के लड़का और निम्न जाति की लड़की के बीच में रहेगा तो क्या अनुलोम विवाह होगा? तो वो अनुलोम विवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज एक ही जाति के बीच में विवाह होता है, चाहे उच्च जाति का लड़का हो चाहे उच्च जाति की लड़की हो, दो में से कोई भी एक अलग जाति का हुआ तो विवाह एक्सेप्टेबल समाज के द्वारा तो नहीं होता। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है, लेकिन समाज द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। तो यदि आज आपसे पूछा है कि क्या आज अनुलोम और प्रतिलोम विवाह चर्चा में है, चलन में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था ही चलन में नहीं है। और अनुलोम और प्रतिलोम
चूंकि अनुलोम एक्सेप्टेड था, उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की, लेकिन आज यदि ये बोला जाए कि उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, एक ही जाति में विवाह को एक्सेप्ट करता है। तो आज ना तो अनुलोम विवाह चलन में है, ना प्रतिलोम विवाह चलन में है। फिर हिंदू विवाह के बारे में बहुत पूछते हैं कि भाई हिंदू विवाह कितने प्रकार का था। तो आपको मालूम है 8 प्रकार का हिंदू विवाह था। तो वो 8 प्रकार आप अच्छे से याद कर लेना है आपको कि सर हिंदू विवाह 8 प्रकार के थे, आप 8 नाम बता दीजिए। फिर आपसे काउंटर किया जाएगा कि भाई अभी इस समय कुछ चल रहा है क्या हिंदू विवाह में, कुछ रूप चल रहे हैं क्या हिंदू विवाह के, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सर वर्तमान समय में देखा जाए तो ब्रह्म विवाह, जो अरेंज मैरिज होती है उसे ब्रह्म विवाह के रूप में आप बोल सकते हैं। और थोड़ा बहुत वो आर्ष विवाह की, देव विवाह की कैटेगरी में, चूँकि पहले कहीं ना कहीं व्यवस्था थी जो आपके यहाँ यज्ञ कराने आता था, लेकिन अब यज्ञ कराने तो पुरोहित आते हैं या पंडित आते हैं। तो वास्तविकता में इस समय देखा जाए तो जो ब्रह्म विवाह है वो चलन में है, ठीक। अरेंज मैरिज को हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। इसके अलावा गंधर्व विवाह, यदि 2 लोग लव मैरिज कर लेते हैं तो गंधर्व विवाह चलन में है। जब कन्या मूल्य देकर के असुर विवाह किया जाता था, तो आज भी कई स्थानों पर ऐसा चलन में है कि कन्या मूल्य देकर के विवाह कर लिया जाता है, तो असुर विवाह का भी चलन है। तो ये जो 3 विवाह हैं, इन प्रकार के विवाहों का चलन वर्तमान में है, ठीक है। लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या ये बोलता है कि इस समय जो विवाह है वो विवाह की कैटेगरी कौन सी है? एक विवाह, यानी लॉ सिस्टम एक विवाह पर ही टिका हुआ है कि एक बार में एक से ज्यादा जीवित लाइफ पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो हिंदू विवाह है या विवाह, नातेदारी, परिवार, ये ज्यादा आपको पढ़ लेना, पूछने में ज्यादा आता है। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विविधीकरण, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, तो आपने बताया सर सामाजिक स्तरीकरण समाज के विभाजन की व्यवस्था है जिसमें समाज को उच्चता और निम्नता के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। और इसमें, इस विभाजन में कुछ लोग उच्च श्रेणी पे पदस्थ हो जाते हैं, कुछ मध्यम और कुछ निम्न श्रेणी में पदस्थ हो जाते हैं। जैसे जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के अच्छे उदाहरण हैं, जिसमें उच्च वर्ग या उच्च जाति, मध्यम वर्ग या मध्यम जाति, निम्न वर्ग या निम्न जाति के लोग देखने को मिलेंगे। जबकि विभेदीकरण की हम बात करें तो विभेदीकरण समाज में केवल लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और रंग के आधार पर कुछ भेद होता है, जिसमें हम लोगों को अलग अलग कर देते हैं। प्रजाति के आधार पर भेद होता है, जैसे पुरुष और महिला विभेदीकरण का उदाहरण है, या मंगोलाइट प्रजाति या निग्रो प्रजाति सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, या वृद्ध और युवा, ये भी विभेदीकरण का उदाहरण है, जिसमें हम कुछ आधारों पर समाज में विभेद कर लेते हैं। ये स्तरीकरण और विभेदीकरण। मैं बार बार आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो केवल इतना है कि जब आप कंसेप्ट बताएंगे तो आपका स्वयं का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो काउंटर प्रश्न ज्यादा होंगे और आपको उलझा दिया जाएगा। धर्म और संप्रदाय के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है। हम कई बार बोल देते हैं कि सांप्रदायिक दंगा, कई बार बोल देते हैं हम धार्मिक दंगा। तो देखिए धर्म तो एक संपूर्ण विचारधारा है, एक वैश्विक विचारधारा है जो विश्व के सभी मानव समाजों में धर्म की अवधारणा पाई जाएगी, जिसमें कोई एक अलौकिक शक्ति रहती है और उस अलौकिक शक्ति के समक्ष हम स्वयं को नतमस्तक कर देते हैं। ये धर्म है। धर्म बहुत विस्तृत होता है, धर्म की शिक्षाएं बहुत विस्तृत होती हैं, और जब धर्म में से कुछ विशेष विचारधाराएं निकलती हैं
और कुछ लोग केवल उन विशेष विचारधाराओं को मानने लगते हैं, तो वो विशेष विचारधाराओं के लोग संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, ऐसे कई सारे संप्रदाय हैं। या जैन धर्म की बात करें तो उसमें श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, जो एक विशेष विचारों को मानने वाले लोग हैं, वो एक संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। ठीक है। हिंदू धर्म क्या है पूछते हैं कि हिंदू धर्म और बाकी के जो सामान्य धर्मों में आखिर क्या अंतर है। तो आप बोल सकते हैं कि सर, हिंदू धर्म वास्तविकता में किसी अलौकिक शक्ति के सामने समर्पण से नहीं बना है, और हिंदू धर्म का जो परंपरागत स्वरूप है वो ये व्याख्या करता है कि धर्म का तात्पर्य यहाँ पर आपके कर्तव्यों के पालन से है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। कर्तव्य कुछ भी हो सकते हैं, किसी प्रकार से। पिता का कर्तव्य हो सकता है, पुत्र का, पुत्री का, माता पिता, गुरु शिष्य, किसी प्रकार के कर्तव्य हो सकते हैं। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो आप हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए हिंदू धर्म को एक लाइफ स्टाइल के नाम से, जीवन शैली के नाम से जाना जाता है, और ये किसी अलौकिक शक्ति के समक्ष समर्पण नहीं है, जैसा कि वेदों में लिखा हुआ है। तो हिंदू धर्म, देखिए, धर्म का जो मीनिंग होता है, एक तो इंग्लिश मीनिंग होता है रिलीजन, और दूसरा एक इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, रिलीजन। और दूसरे में आपने देखा होगा जब आप हिंदू धर्म पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, धर्मा। तो रिलीजन जो शब्द आता है, रिलीजन नो डाउट क्या है, अलौकिक शक्ति के समक्ष समर्पण। लेकिन हिंदू धर्म जो ओरिजिनल धर्म, आज तो हम देखिए अलौकिक शक्ति के समक्ष समर्पित हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हिंदू धर्म, जैसा कि आपने महाभारत में सुना, श्री कृष्ण बोलते हैं धर्म क्या है, तो धर्म वास्तविकता में क्या है, हिंदू धर्म ये मान करके चलता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। उद्विकास और विकास क्या है, ये चीजें बहुत पूछने में आती हैं। ठीक है, अवधारणाएं मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको समाजशास्त्र की अवधारणाएं अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, वहां आपको बड़े व्यवहारिक उत्तर देना पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वहां पर आपसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके ही प्रश्न पूछने में आएंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे सर, जो उद्विकास है, उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो आंतरिक होता है, धीरे धीरे होता है, सरलता से जटिलता की ओर होता है। जैसे कि शुरू में दास समाज था, दास से सामंतवादी समाज, और सामंतवादी समाज से कृषक समाज, और उसके आगे औद्योगिक समाज की जो व्यवस्था रही है, ये उद्विकासीय परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, जो धीरे धीरे होता है, अंतर्निहित होता है, इसमें परिवर्तन बाहर से नहीं होता। जबकि विकास कैसी प्रक्रिया है, जो एक जानबूझ करके की गई प्रक्रिया है, जिसमें कुछ लक्ष्यों को रखा जाता है और जानबूझ करके उसमें प्रयास किए जाते हैं, जो हमेशा, जिसकी दिशा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार के जो मिलते जुलती चीजें हैं अवधारणा वाली, उनमें यदि आपसे अंतर पूछने में आता है तो आपको अंतर बता देना है। ठीक। समूह के बारे में, संदर्भ समूह के बारे में कई बार पूछने में आ जाता है कि भाई संदर्भ समूह क्या है, संदर्भ समूह बताइए आप। तो आप बताएंगे कि सर, संदर्भ समूह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम किसी समूह, कोई ऐसा समूह जिसके हम अभी सदस्य नहीं है वास्तविकता में, लेकिन हम उसका सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं, तो वो समूह हमारे लिए क्या हो जाता है, संदर्भ समूह। यानी वर्तमान में हम उसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उसका सदस्य बनने की इच्छा रख रहे हैं, वो हमारे लिए संदर्भ समूह है। जैसे सर, मैं अभी यहाँ पर आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, और मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं उच्च शिक्षा में जो सहायक प्राध्यापक, जो एक उच्च शिक्षा विभाग स्वयं में एक समूह है, मैं उसका सदस्य बन जाऊँ, तो वो मेरे लिए संदर्भ समूह है। अभी मैं उसका सदस्य नहीं। आप इस तरीके से समझाएंगे। ठीक है।
तो देखिए, ये आज का जो लेक्चर था, मैं आपको ये बताया, सारी अवधारणाएं हम कवर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अवधारणाएं आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़ें। ये रिटर्न परीक्षा नहीं है, आपको वहां जाकर के बोलना है। बोलना ऐसा है कि समझाने वाला हो, ऐसा ना हो कि आप रट के चले गए और आप सब कुछ रट के भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है ना? आपने रटा हुआ बताया तो पता चला कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, आप हमको रटा हुआ मत समझाइए, आप परिभाषा मत समझाइए हमको, आप तो समझाइए कि कैसे आप बच्चों को समझाएंगे, ऐसा पूछ लेंगे आपसे। तो आपको समझाने के दृष्टिकोण से आपको अवधारणा का उत्तर देना पड़ जाएगा, उसमें जरा भी भटकाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका समय भी ज़्यादा जाएगा, मार्किंग भी अच्छी नहीं होगी। तो ये जो लेक्चर था, ये इसलिए मैंने बनाया कि आप अवधारणाएं बेहतर तरीके से समझ जाएं, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है ये आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है? नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो थिंकर्स के ऊपर रहेगा। थिंकर्स में क्या क्या पूछने में आ सकता है, थिंकर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है? तो थिंकर्स में क्या क्या चीज़ें पूछने में आ सकती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपनी इंटरव्यू की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें, आप थोड़ा कूल रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, तभी आप समाजशास्त्र में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट।